नहीं बंद कर दो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाँ वेलकम जी करते सर। हैं आपको एक दफा फिर इंडस क्रॉनिकल में। मेरे साथ वीडियो लिंक पे लाहौर से हमारे दोस्त और नॉन एनालिस्ट सलमान आबिद साहब मौजूद हैं। सलमान साहब से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो समझने की ज़रूरत है। लाहौर में जहाँ पे सलमान बैठे हुए हैं उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है उस शहर की, और वो शहर इस वक्त जो है वो ग्रेविटी का सेंटर है। बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारे डिबेट्स हैं पाकिस्तान में। रियलिटी क्या है और एग्जीजरेशन क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। सलमान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच मंजूर शेख साहब आपको। लाहौर में बैठे हैं। लाहौर का क्या मंजर है, लाहौर की जो रियल वाइब है, लाहौर के जो रियल सिग्नल्स है सलमान, क्या है? क्योंकि टीवी और अखबारों में जो कुछ आ रहा है उसको फिलहाल मैं साइड पे रख रहा हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे तो लाहौर का या पंजाब का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है उसके बारे में हमेशा से कहा जाता है कि जो कुछ लाहौर में पकता है उसका इम्पैक्ट जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स पे होता है और उसका एक नेशनल पर्सपेक्टिव होता है। तो पंजाब में इस वक्त एक दो बड़े फरीक हैं जो पाकिस्तान की शक्ल में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में मौजूद है, और बीच में जो सपोर्टिव एलिमेंट है उसमें चौधरी बरादरान भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। बुनियादी तौर पर पंजाब में ये पीएमएल-एन के लिए एक बड़ा सेटबैक हुआ था 2018 के इंतखाब में, क्योंकि मंजूर शेख साहब आपको पता होगा कि बहुत से लोगों ने ये तस्वीर लिखे थे कि शायद मरकज में तो हुकूमत बन जाए तहरीक इंसाफ की, लेकिन पंजाब में हुकूमत पीएमएल-एन की बनेगी। और शहबाज शरीफ साहब उसके बारे में काफी कन्विंस थे कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को दोबारा हुकूमत करने का मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि हुकूमत बन गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद अरकान के साथ मिला के चौधरी बरादरान की हमायत पे, तो ये डाइजेस्ट जो है ना इतनी आसानी से पीएमएल-एन के लिए नहीं हो रहा। और आप देखिए कि जो पीएमएल-एन है उसको लगता है कि उसकी ताकत उनसे छीनी गई है जबर की बुनियाद के ऊपर। जबरदस्ती वो समझते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने साइडलाइन किया है, इमरान खान को आगे किया है। अच्छा, अब वो इमरान खान साहब जो है वो जिस अंदाज से उन्होंने पंजाब की सियासत में कदम जमाए हैं, ये बिल्कुल वही नैरेटिव है जो पीएमएल-एन का एक जमाने में हुआ करता था कि अगर आप पंजाब में हुक्मरानी कर लें तो पूरे पाकिस्तान में हुक्मरानी कर सकते हैं। अब इमरान खान का भी जो वोट बैंक है वो दो सूबों तक महदूद है, केपी के और पंजाब, ये दो बड़े मेजर उसमें है। तो असल में लाहौर के अंदर जो इस वक्त खिचड़ी पकड़ी है वो खिचड़ी ये पकड़ी है कि पीएमएल-एन की कोशिश है तो वो इमरान खान को सेट ही ना होने दे और इमरान खान के अंदर एक डिस्टर्बेंस जो है वो मुसलसल पैदा की जा सके। उसमें तीन फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि पीटीआई की जो गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट है उसको मुसलसल चैलेंज किया जाए। दूसरा यह है कि इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के जो रिलेशनशिप्स हैं उसको चैलेंज किया जाए। और तीसरा यह कि अपने आप को एक मुतबादिल फोर्स के तौर पर पेश करना। वो इन तीनों के ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें उनको अभी तक बज़ाहिर कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की हमायत बहरहाल इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है। वरना जितने चंद वोटों के ऊपर उनकी पंजाब की या वफाक की हुकूमत है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ना होती पीछे तो ये हमारी अपोजिशन जमातें जो है बड़ी आसानी से इन हाउस तब्दीली कर सकती थी। अब इस वक्त जो दो बातें ईद के बाद हमें समझ आ रही हैं, एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब और पीएमएल-एन और जो नैब के मामलात हैं उसमें हमें एक बड़ी गर्मजोशी देखने को मिलेगी ईद के बाद। और ख्याल ये किया जा रहा है कि उसमें हुकूमत के लोग भी पकड़े जाएंगे और हुकूमत से बाहर लोग भी पकड़े जाएंगे। ये जो कहा जाता था ना कि सिर्फ एहतसाब सियासत अपोजिशन को हो रहा है, आपको उसमें थोड़ी तब्दीली नजर आएगी। आज मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो आटा और चीनी के ऊपर कमीशन की रिपोर्ट जो है जो कल प्राइम मिनिस्टर को सबमिट हो रही है, उसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन, पीटीआई, मुस्लिम लीग काफ, इन तमाम जमातों के लोग हैं जो किसी न किसी शक्ल में आटे के साथ और चीनी के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उन सबको जो है वो सजा के तौर पर उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। तो लगता ही है कि ईद के बाद एक दंगल जो है वो एहतसाब के नाम पर लगेगा। और ये कितना वायबल होगा, कितना ज्यादा नताइज दे सकेगा, ये अलग बात है, लेकिन इसका सियासी प्रोपेगेंडा बहुत होगा। अब आपने देखा कि शहजाद अकबर साहब पिछले 2 हफ्ते से मुसलसल टीवी पे आके शहबाज शरीफ साहब को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो 18वीं तरमीम है और जो एनएफसी का मामला है
उसमें भी कुछ गिव एंड टेक होगा, इनको बुनियाद बनाकर और पीएमएल-एन की और पीपल्स पार्टी की हमायत ली जाएगी। तो ये माजी में भी होता रहा है कि हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासतदानों को इस्तेमाल करती है। तो ये भी इम्कान है कि कहीं 18वीं तरमीम की हमायत के असूल के लिए जो है ना सारी चीजें ना हो रही हो, जो प्रेशर इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है। क्योंकि एक बात मंजूर शेख साहब बड़ी वाज़ेह है, हमारी अदालती निज़ाम और नैब का निज़ाम उसमें इतने गुनाज है कि ये वाइट कॉलर क्राइम को प्रूव करने की पोजीशन में नहीं है। अब आप देखिए ना, कई लोग हैं जो पिछले 1.5 साल से 2-2 साल से नैब की कस्टडी में है, लेकिन नैब उनके बारे में कुछ साबित नहीं कर सकी है। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी शहजाद अकबर साहब जितनी बातें करते हैं, अमली तौर पर उसको अदालतों के जरिए तो साबित नहीं किया जा सका। तो लगता है अदालतों से ज्यादा हम इसको पॉलिटिसाइज करके ना अपने पॉलिटिकल बेनिफिट जो है उसको सिक्योर करना चाहते हैं। एक बड़ी चीज, दो चार चीजें हैं जो मैं समझना चाहूंगा। एक बात, जिस तरह आपने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे नहीं होती तो अपोजिशन पार्टीज के लिए इन हाउस चेंज जो है वो बड़ी आसान हो जाती। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का जो इन्हिसार है, उसकी जो लाइफ है वो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की लाइफ लाइन पे डिपेंड करती है। लेकिन सवाल ये है कि उसी इस्टेब्लिशमेंट ने चौधरी बिरादरान से लेके एक बड़ी लाइन है जो तैयार करके कन्विंस करके पक्का करके इमरान खान को दी कि जी ने अब ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये नए स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन करने में आपके साथ रहेगी। अगर ईद के बाद गर्मजोशी जिसकी बात आप कर रहे हैं वो स्टार्ट हो जाती है और दोनों तरफ से होती है, तो जो इमरान खान की हुकूमत का जो एडिफिस है, जो बुनियाद है, वो तो ऑटोमेटिकली हिल के रह जाएगी ना। ये तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कैसे मेंटेन रखा जाएगा? देखिए, पहली बात तो मंजूर शेख साहब वजाहत ले लें कि माजी में भी जितनी हुकूमतें आई हैं हमारे पास, वो एस्टैब्लिशमेंट की हमायत की हुकूमत करती रही हैं। और जब भी आपको गिराया और नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया तो अपोजिशन ने इसी एस्टैब्लिशमेंट की मदद से जो है ना वो अपनी मुहिम चलाई, तहरीक चलाई और उनको निकाला। तो ये एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो हमेशा से सिर्फ इमरान खान के पीछे नहीं, बाकी सबके पीछे भी रहा है। आपने शहबाज शरीफ साहब इस दफा जो रोल है सलमान, जो इस दफा रोल है, मिसाल के तौर पे आप हुकूमती अरकान को देखें, इवन जहांगीर तरीन के इंटरव्यू ने तो सारा भंडा जो है ना वो खोल के रख दिया था ना, उसके बाद तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती। पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, यस, एक हद तक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहती है। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट सपोर्ट चाह रही होती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है। लेकिन जितनी ह्यूज किस्म की सपोर्ट इमरान खान साहब को है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इसमें दो राय तो नहीं है ना, तो रिएक्शन बड़ा फर्क आना चाहिए ना। नहीं, अब आपको याद मैं कराता हूं ना, जब मुस्लिम लीग काफ बनी थी तो पीएमएल-एन की सारी पार्टी उठा के आपने मुस्लिम लीग काफ बना ली, ठीक है ना। फिर जब नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो आपने सारी मुस्लिम लीग काफ को उठा के दोबारा मुस्लिम लीग नून में डाल दिया। फिर आपने पीपल्स पार्टी में से पेट्रियाट बनाई, फिर इन्हीं में से लोगों को उठा के आपने तहरीक इंसाफ में डाल दिया। असल में हम ये सब चीजें हमने अपने आंखों से देखा, छांगा मांगा प्लान जो कुछ हम देखते रहे, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। मसला ये है कि कल तक एस्टैब्लिशमेंट यही काम नवाज शरीफ की हिमायत करती थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, आज इमरान खान की हिमायत में की है पीएमएल-एन के खिलाफ। तो ये चीजें तो पार्टी में भी रही हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस दफा जरा मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया की वजह से चीजें जो है वो बहुत ज्यादा ब्लेयर हुई हैं, सामने आ गई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान को का मसला ये है, अगर उनकी अक्सरियत कौमी असम्बली में 5-7 वोटों से है और सूबाई असम्बली पंजाब में 10-12 वोटों से है, तो इमरान खान को ये नहीं पता, अच्छी तरह जानते हैं कि वो ये उनकी जो अक्सरियत है वो ये वोट नहीं है, उनकी अक्सरियत इस्टेब्लिशमेंट की हमायत है। अब आपने अगर कोई तब्दीली लानी है तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दरमियान डिस्टेंस पैदा करना होगा, जो कि हमारे यहाँ सियासी तारीख रही है। उसमें अभी तक जो है कोई बड़ी कामयाबी अपोजिशन जमातों को नहीं मिल सकी। आपने देखा ना वो का जो इंटरव्यू है, ये बात यहाँ तक बिल्कुल सही है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरी है उसकी बात तो ठीक है। अगर इमरान खान जो है वो 100% अग्री करेंगे डिसीजंस पे और स्ट्रेटजी पे, तो जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि ईद के बाद लेट्स सपोज, जिस तरह शेख रशीद को बड़ा कोट किया जा रहा है आजकल
कि जी ईद के बाद जो है वो बड़ा शेर बन जाएगा नैब और दोनों तरफ से खाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो लोग जिस पे बेस करती है पीटीआई की हुकूमत, उसके लिए प्रॉब्लम्स तो होंगे ना। जाहिर है कि आपकी बात चौधरी वजह है। सरवर की स्टेटमेंट आपके सामने है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम क्या, बहुत सारे उसने तो कैबिनेट को कंट्रोवर्शियल बना दिया है ना सलमान। तो ये तो मैं बड़ी आपको नई किस्म की डिफरेंट अच्छा, सिचुएशन है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई काम होता है तो जहांगीर तरीन उन लोगों को, जिन लोगों को पार्टी के अंदर लेके आए थे, वो उनको बाहर लेके चले जाएंगे। भाई पहले बात याद रखिए, जहांगीर तरीन जो है वो सिर्फ एक ब्रिज थे, ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे शामिल किए थे। अब भी अगर कोई बंदे एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे निकलेंगे ना, वैसे नहीं निकलेंगे वो। इसलिए ये याद रखें कि जहांगीर तरीन की अपनी कोई हैसियत नहीं है। या तो जहांगीर तरीन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो जाए तो फिर ये लोग जाके कोई रोल प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज वो रोल प्ले नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब हर 10 दिन के बाद एक पॉपुलर स्टांस लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस वक्त उनकी पार्टी की जो गवर्नेंस है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कहाँ खड़ी है, और उसमें बड़े क्रिटिकल नौयत के सवालात हैं। फिर उनकी मईशत की हालत जो है वो भी आपको पता है। उनको ख्याल ये लगता है कि ये अगर वो एहतसाब का जो एक पूरा जाल है ना, इसको अगर वो यूज करते हैं तो लोगों के सेंटीमेंट्स को वो पॉपुलर पॉलिटिक्स में हासिल कर लेंगे। अच्छा, फिर वो जिद के भी बड़े पक्के हैं इमरान खान साहब। अब देखिए ना, कल तक आप कहते थे कि जी ये जहांगीर तरीन इमरान खान साहब की एटीएम है और इमरान खान का सर्वाइवल जहांगीर तरीन के बगैर नहीं है, लेकिन आज इमरान खान साहब जहांगीर तरीन से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब है दूसरे दूसरे एटीएम्स भी है सलमान, दूसरे एटीएम भी है। अच्छा, दूसरी एटीएम का सुन ले, दूसरी एटीएम का सुन ले। दूसरी एटीएम चीफ मिनिस्टर पंजाब की उम्मीदवार थी, उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बनाया, और अभी भी उनको एक बड़ी हल्की फुल्की वजारत दी गई है ताकि जरा जहांगीर का तोड़ तोड़ने के लिए। लेकिन याद रखिए, अगला निशाना भी अलीम खान ही बनेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो लोगों को अपने टाइम के अंदर इस्तेमाल करने का बड़ा फन जानते हैं। जब वो लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उनको लगता है कि ये अब इनकी हैसियत जो है वो थोड़ी सी बदल गई है, तो इनके मुकाबले में कुछ नए लोगों को ले आइए। अब आप देखिए, परवेज खटक उनके बड़े करीब होते थे, आज परवेज खटक भी उनके करीब नहीं है। ठीक है ना? और बीआरटी की जिस वक्त कैंपेन चलेगी उसमें परवेज खटक साहब फंस जाएंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब को ये पता है कि वो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स करेंगे, और उसी पॉलिटिक्स में अभी आपको पता है तारिक बशीर साहब जो मुस्लिम लीग काफ के हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान ने उनको बड़ा दो टोप कहा कि मैं पीछे से वार करने वाला नहीं हूं, जब भी खेलता हूं फ्रंट फुट पे खेलता हूं। इसलिए आप मुझ पर यह इल्जाम लगाएं कि हम कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो तहकीकात होंगी सबके लिए सबके साथ एक जैसी होंगी। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि ईद के बाद इमरान खान अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने वोटरों को अपना मुतमईन करने के लिए, और ये कहने के लिए कि मैं अपने अकाउंटेबिलिटी पे बड़ा स्ट्रांग हूं। देखिए, मैंने अपने हुकूमत के वुज़रा को और अपनी एटीएम मशीनों को भी इसके अंदर रगड़ दिया है और मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। दूसरी बात यह है, आपको भी पता है कि पीपल्स पार्टी हो, पीएमएल-एन हो, पीटीआई हो, पीएमएल हो, इन सब जमातों के बड़े बड़े ताकतवर लोग जो है वो शुगर के क्राइसिस का शिकार में है, आटे के बुरहान में मुलव्वस है। तो अगर ये इस तरह की रिपोर्ट आती है जिसमें खाना बनते हैं, तो इमरान खान साहब को पॉपुलर मेरा अपना जाती ख्याल तो है। सलमान, इसके साथ एक एडिशनल चीज है, मैं जरूर चाहूंगा कि चले ठीक है कि अगर हाइपोथेटिकली हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इमरान खान अपनी एक क्रेडिबिलिटी का एक ग्राफ बनाना चाहेंगे, और उसकी वजह यह है कि जाहिर है जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो तो आपको ऐसी सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन सवाल ये है कि इकोनॉमी अगर बेहतर होगी तो जाहिर है कि ये जो पूरा इमरान खान की जो स्ट्रेटेजी है वो तब कामयाब हो सकती है ना। यानी बड़े अरसे तक जो है वो आप इन सारी चीजों से अपने आप को चला नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमी कमजोर होने की वजह से सबसे बड़ा खतरा है नीचे से अवामी एक रिएक्शन का, रद्द अमल का। तो लोग ये कहते हैं कि इकोनॉमी फौरी तौर पे पाकिस्तान की मजबूत नहीं हो रही, कोविड की सिचुएशन है, जनरली दुनिया जहान की जो सूरत हाल है, तो ये एफर्ट अपनी जगह पे, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है, कितने चांसेस है कि इमरान खान की ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाए? देखिए मंजूर शेख साहब, पहली बात तो यह है कि आजकल कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशतें जो है वो बिगाड़ का शिकार हुई हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, और पाकिस्तान तो एक कमजोर मईशत का मुल्क है।
इसका दोबारा सर्वाइव करना, दोबारा खड़ा होना, दोबारा अपने आप को मुस्तहकम करना इतना आसान नहीं है मेरे नजदीक। और इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती वो एक अलग बहस है। लेकिन मुझे लगता यह है कि इमरान खान साहब को इस बात का एहसास है कि हम शायद इकोनॉमी के अंदर कोई बड़ा रोल प्ले ना कर सके, हम इकोनॉमी के अंदर कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन ना कर सके लोगों के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उनको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वोटर है ना, वो एक लहर का शिकार होता है। और हमारे वोटरों के अंदर वो सुल्तान राय का एटीट्यूड भी बहुत पाया जाता है ना, मार दो, फड़ लो, अनु फाड़ लो, अनु फाड़ लो। उनको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी की लहर से वो अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन कर लेंगे, एक बात। दूसरे नंबर पे आप मुझे बताइए, दूसरे नंबर पे जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, जरदारी गैर फाल हो चुके हैं, मौलाना फजल रहमान साहब गैर फाल हो चुके हैं, अचक जई साहब गैर फाल हो चुके हैं, असफन यार वली गैर फाल हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर जब अगले इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब के मुकाबले में कौन खड़ा होगा? बिलावल होगा या शहबाज शरीफ होगा? और इनके मुकाबले में इमरान खान जो है वो ज्यादा अपने आप को पॉपुलर समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वोट जो है वो या तो नवाज शरीफ का है या पीपल्स पार्टी में बेनजीर भुट्टो का था जो बिलावल की तरफ था। बिलावल का प्रॉब्लम यह है कि बिलावल पंजाब की सियासत में कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे, पंजाब उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रहा। तो असल में जब भी इलेक्शन होंगे उसका फैसला तो पंजाब ने करना है ना। तो पंजाब के अंदर इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब में जो सही है, ये तो हम लोग इलेक्शन की तरफ जो है ना, इलेक्शन की तरफ जाना तो बाद में हुआ। मतलब जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि जी फिलहाल गैर फाल है, नवाज शरीफ भी जाहिर है बाहर है, और जरदारी साहब की सेहत के मसाइल है, जाहिर है सब कुछ। लेकिन सवाल ये है कि वो जब टाइम आता है तो सलमान आपको पता है कि किस तरह गैर फाल फोर्सेस भी फाल हो जाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। ये अचानक एनएफसी की कमीशन के सिलसिले में, उससे पहले 18th अमेंडमेंट, फिर इस्रा के 3 मेंबर्स जो है वो फेडरल कैबिनेट ने हटाए हैं। तो ये जो सेंटर वर्सेस प्रोविंसेस हो गया है, इसका पंजाब में इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, पंजाब में तो इस वक्त आप समझिए कि शहबाज शरीफ साहब जो एक बड़ी अपोजिशन है, वो ज़हनी तौर पे तैयार है 18वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करने में। जो बड़ी रुकावट है ना, वो पंजाब नहीं है, वो सिंध है, वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस आएगी छोटे सूबे की तरफ से, पंजाब की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी कोई बहुत बड़ी। और एनएफसी अवार्ड का जो मामला था और 18वीं तरमीम के मामले में मेरा जाती ख्याल ये है कि फौज अपना होमवर्क खत्म कर चुकी है, पीपल्स पार्टी के अंदर से भी, पीएमएल-एन के अंदर से भी और पीटीआई के अंदर से भी। ये 2020 में किसी ना किसी शक्ल में 18वीं तरमीम के जो मामलात हैं उस पर जो फौज चाहती है या जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उसकी कोई शक्ल जो है वो निकाल लेंगे। 18वीं तरमीम मनवन विड्रॉल नहीं होगी, वो खत्म नहीं होने लगी। उसमें कुछ ऐसी अमेंडमेंट कर दी जाएंगी जिससे जो वफाक है उसका हिस्सा जो है ना वो बढ़ जाएगा। एक बात, एनएफसी अवार्ड के कॉन्टेक्स्ट में वो अपने मामलात जो है वो ज्यादा कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरी बात मेरी ये है जो आप दोस्तों को समझनी चाहिए कि 18वीं तरमीम का मकसद ये था, उसकी रूह ये थी कि वफाक अपने इख्तियारात जो है वो डिवॉल्व करेगा सूबों को, और सूबे आगे से डिवॉल्व करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को। अब आप देखिए 2010 में 18वीं तरमीम होती है, आज 10 साल हो गए हैं मंजूर शेख साहब, ना पीपल्स पार्टी ने पावर डिवॉल्व की, ना पीएमएल-एन ने पंजाब में पावर डिवॉल्व की, ना किसी और जमात ने की। तो जो असल उसकी थी ना 18वीं तरमीम की, वो नीचे नहीं डिसेंट्रलाइज हो रही। अच्छा, अब ये एक रूलिंग एलीट क्लब बन गया है। पंजाब में नवाज शरीफ साहब इंजॉय करेंगे, सिंध में पीपल्स पार्टी इंजॉय करेंगे, वहां किसी और सूबे में कोई और पार्टी हुकूमत। असल में देखिए ना, अब इस कोरोना क्राइसिस में आपको पता चला है ना, आपका हेल्थ सेक्टर पूरे बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। अब 18वीं तरमीम के अंदर पिछले 10 सालों में पंजाब समेत सारे सूबों में कहीं हमने हेल्थ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की। अगर की होती तो आज हमारे अस्पतालों की ये हालत ना होती ना। तो 18वीं तरमीम के नतीजे में सूबों को भी ये समझना चाहिए कि सूबों ने भी वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। उन्होंने भी अपने सूबे के अंदर अपनी सारी पावर जो है ना उसको मेंटेन किया और नीचे डिस्ट्रिक्ट में जाके पावर नहीं दी है। इस वजह से पाकिस्तान के आम आदमी से अगर आप पूछे ना तो उसको कोई मसला नहीं है खुद मुख्तारी का, उसे कोई मसला नहीं है 18वीं तरमीम का। वो तो कहेगा कि भाई मैं इस डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल काम नहीं करते, हमारे स्कूल काम नहीं करते, हमारे यहाँ साफ पानी नहीं आता। तो 18वीं तरमीम के तहत जो सर्विस डिलीवरी ठीक होनी चाहिए थी,
अनफॉर्चुनेटली हमारी सूबाई हुकूमतों ने, सारी सूबाई हुकूमतों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो ये बात सही है सलमान, लेकिन 18वीं तरमीम के सिलसिले में जो सेंसिटिविटी की जो लेवल है वो जाहिर है कि प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है। सिंध में जो है वो रद्देबल नेशनल पीपल्स पार्टी के हवाले से सिंध के अंदर जो इंटेलिजेंसिया है, जो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, वो इसकी जबरदस्त किस्म की मुजाहमत करते हैं। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में गवर्नेंस का इशू है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका जो बड़ा खतरनाक किस्म का पहलू है कि आपके पास बहुत सारे सेटल्ड इशू थे। 18th अमेंडमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब आप उसको पॉलिटिकल पर्पस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि उसके नतायज बड़े खतरनाक निकलते हैं। आपको भी अंदाजा है। पैसों के सिलसिले में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी जो है वो रेज की जा सकती थी, कोई एक थॉट प्रोसेस किया जा सकता था जो नहीं हुआ। लेकिन इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जब आप पीपल्स पार्टी को वॉल की तरफ लगाने के लिए इमरजेंसी की बात करेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी करेंगे तो जाहिर है वो बड़ा उसका नतीजा बड़ा ये आपकी बात जो है उसमें काफी वजन है। इस वक्त वफाक का जो रोल है ना सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, मैं उसे सपोर्ट नहीं करता। जो कल फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा ना कि गवर्नर आज लगा दें, इमरजेंसी लगा दें, ये बातें जो है बड़ी फजूल किस्म की गुफ्तगू है। अब इस तरह का टकराव जो है 18वीं तरमीम के बाद सूबों में और वफाक में नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से पीटीआई के अंदर जो है ना नॉन पॉलिटिकल लोग बहुत हैं, फैसल वाडा साहब, अली जैदी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये पॉलिटिकली मैच्योर लोग नहीं है और इनको अंदाजा नहीं है कि जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं इससे टकराव से सियासत जो है वो कमजोर होगी, फायदा नहीं होगा, ना वफाक को होगा ना सिंध को होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं भी आप ही की तरह 18वीं तरमीम का हामी हूं। मैं नहीं कहता कि 18वीं तरमीम खत्म होनी चाहिए, लेकिन मसला यह है कि वो ऐसी मुकद्दस किताब भी नहीं है। अगर सारी पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के कुछ अमेंडमेंट करना चाहती हैं, जिसका इशारा खाकान अब्बासी साहब ने भी दिया है, जिसका इशारा एहसन इकबाल साहब ने भी दिया है, जिसका इशारा शहबाज शरीफ साहब भी दे रहे हैं, तो और ये होगा, आप याद रखिए, पार्लियामेंट के अंदर से होगा ना। अब ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की मदद के बगैर तो नहीं होने वाला। 18वीं तरमीम पे अगर कोई तब्दीली आई तो उसकी हमायत लार्जर सतह पे पीपल्स पार्टी को करनी होगी। अगर पीपल्स पार्टी नहीं करती, पीएमएलएन नहीं करती, तो कुछ नहीं होने वाला 18वीं तरमीम को, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी। एग्रीड, ये बात है। जाहिर है कि जो कुछ करना है पार्लियामेंट ने करना है, और पार्लियामेंट में जाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कंसल्टेशन जो है वो जरूरी है। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से तो एक दो किस्म का एक हमारे सामने एटलीस्ट जो फेस वैल्यू है उस हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल एक वो है कि जी इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। शायद उसकी वजह यह है कि सिंध में एक बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कि जी 18th अमेंडमेंट पे तो जाहिर है कि आप कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या 18th अमेंडमेंट के सिलसिले में या एनएफसी के सिलसिले में क्या दो धड़ों का शिकार है? क्योंकि एहसन इकबाल कैटेगरिकली कह चुके हैं कि मैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो मुस्लिम लीग नून का एटीट्यूड है क्या, उनका मौकफ है क्या बेसिकली? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो बुनियादी तौर पे शरीफ खानदान का नाम है, और शरीफ खानदान में दो लोग हैं, नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है। इस वक्त फैसला जो है उस पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो ज्यादा मुस्तनद है। जो फैसला शहबाज शरीफ साहब करेंगे उसी के आगे एहसन इकबाल साहब भी हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे और खाकान अब्बासी साहब भी खड़े हो जाएंगे। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को यकीन दहानी कराई है कि आप हमारे लिए रियायत पैदा करें, मुकदमात है, हम आपको इस सारे 18th अमेंडमेंट के मामले में फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। और उन्होंने तो खुद कह दिया कि फौज के साथ मिलकर करनी चाहिए, इसलिए शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं, क्योंकि आप सिंध में बैठे हुए हैं, इसके बाद सिंध के अंदर भी कुछ चेंज होगा। गवर्नर आज नहीं लगेगा, गवर्नर आज नहीं लगेगा, ना कोई वहां पे कोई इमरजेंसी लगेगी। बात का कभी इम्कान है वो जो आपके सिंध असेंबली के स्पीकर है ना आगा सिराज दुरानी साहब, वो पीपल्स पार्टी के लिए एक नए जाम सादिक पैदा होंगे, और वो वहां पीपल्स पार्टी के अंदर से अली शाह के मुकाबले में खुद वजीर आला बनने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, और उसके एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होगी। अगर सिंध में कोई तब्दीली आई
तो ये पीपल्स पार्टी के अंदर से आएगी और उसे किसी ना किसी शक्ल में एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होगी। इसलिए ये मैं आपको बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि अगर हमने 18वीं तरमीम पे कुछ रोल बैक करवाना है ना, वो पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध के अंदर बैठी है और सूबाई खुद मुख्तारी के कॉन्टेक्स्ट में एक अहम फरीक है, इसलिए पीपल्स पार्टी को भी किसी ना किसी शक्ल पे पहले से मैनेज कर लिया गया है। अब बिलावल साहब जो हैं वो जो मर्जी कहते रहे, ये बात आप माने कि बिलावल साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी में डिसाइसिव पावर नहीं है। अभी इस वक्त तक जो मामलात हैं उसमें आसिफ अली जरदारी साहब किसी ना किसी शक्ल में इंगेज है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात, और उनके ब्रिज के जो तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं वो कोई और है। वरना यही बिलावल साहब थे, आपको याद है सेनेट के इंतखाबात के अंदर बड़ी बढ़के लगाते थे, लेकिन उनके वालिद साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से सेनेट का चेयरमैन जो है वो साहब को ही बनाया था, और आज तक उन एमपीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ अंदर जाके वोट दिए या पीएमएलएन के सेनेटरों ने वहां वोट दिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी दोनों जमातों में, पीएमएलएन के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी, बैकडोर चैनल के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात चल रहे हैं और वो सब अपने अपना खेल खेल रहे हैं। जब किसी के साथ जो मामलात तय होंगे उसमें ये सब आगे होंगे इंशाल्लाह। इस पाकिस्तान में कोई जमहूरियत की लड़ाई नहीं है, कोई कानून की हुक्मरानी की लड़ाई नहीं है, कोई अवाम के हकूक की लड़ाई नहीं है। इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, असफंद यार वली हो, इन सब का रास्ता इस्लामाबाद है इक्तिदार के अंदर शराकत दारी का। इससे ज्यादा मैं बड़ा ये कोई डेमोक्रेटिक लड़ाई नहीं है। पावर पॉलिटिक्स का एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रियलिटी है, और भी बहुत सारी रियलिटीज है जो लोगों के साथ है। आगाज राज वाली जो थ्योरी है वो काफी अरसे से हमारे पास यहाँ चल रही है। मेरी बताते खुद उनसे बात हुई थी और वो कह रहे हैं कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं, व्हाटएवर। बहरहाल थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी सलमान, आपने और अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह बात होती रहेगी। दोस्तों, सलमान आबिद की गुफ्तगू आपके सामने। सलमान साहब लाहौर में हैं और लाहौर में बैठ के चीजें कैसे नजर आती हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर की। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।